नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 14। भावनाओं में आकर प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, मैं अंजलि को धोखे में रखकर उससे शादी रचाकर उसे हासिल करना नहीं चाहता। वह खुद ही मेरी मजबूरी को समझ जाए, यही बहुत है। मैं अंजलि को धोखे में रखकर कोई भी काम नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे ऊपर से उसके विश्वास उठ जाएगी। ऐसे में मुझे सारी बातें खुलकर कहना ही सही है, चाहे इस कारण मेरी शादी उससे ना हो कोई बात नहीं। मुझे अपने आप में संतोष होगा कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। बहुत से लोग चाहे ऐसे हैं, लोगों को धोखे में रखकर बहुत से गलत काम करते होंगे, मगर ईश्वर की दरबार में सभी को इंसाफ मिल जाती है और सजा भी। ऐसे में अपने लाभ के खातिर अंजलि तथा उसके माता पिता को किसी भी तरह की अंधकार में रखकर मैं अंजलि से शादी नहीं कर सकता। हमें सभी के आशीर्वाद भी चाहिए, जिसके बलबूते पर हमारे तरक्की अनिवार्य है। दिन गुजरने लगा। अंजलि के माँ रुक्मणी देवी अपनी बेटी के बातों को लेकर बहुत ही परेशान है, पर अपने पति रामस्वरूप जी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने लगी। ऐसे में यह आपने दैनंदिन कर्मकांड में कोई ना कोई गलती कर बैठती, जो पति देव की नजरों से छुपा नहीं सकती। उधर बेटी अंजलि भी कुछ दिनों से अपने कमरे में कैदी की स्थिति में बंद रही। वह अपने कमरे में रहकर समय अतिवाहित करती रही और अपने माता पिता के सामने कम से कम आने की प्रयास करती है, ताकि जल्द से जल्द भेद खुलने की बजाय थोड़ी सी वफा के साथ सारा काम निपट जाए। हालत को देखते हुए अंजलि के पिता रामस्वरूप जी ने एक रोज अपने पत्नी से पूछने लगे, क्या बात है अंजलि के माँ? लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। क्या बात है? अगर ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तो दवाई वगैरह लाकर देता हूँ, या चाहो तो डॉक्टर से दिखाकर दवाई ले लो तो जल्दी ठीक हो जाओगी। रुक्मणी देवी अपने ही मन में सोचने लगी, अब मैं कैसे बताऊं कि मेरी तबीयत को क्या हो गई है और क्यों हो गई है। आज रविवार है, ऐसे भी उनके छुट्टी के दिन है। बेटी के स्कूल की भी छुट्टी है। वैसे तो आज एक अच्छा मौका है उनसे बात करने की, परंतु आज बेटी घर में है, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरी बातों से खफा हो जाएंगे। फिर भी उन्हें कहना तो होगा। इस बात को कब तक मैं अपने आप में दबाकर रख पाऊंगी? एक दिन ना एक दिन तो उनको बताने होंगे। ऐसे में रुक्मणी देवी थोड़ी दुविधाओं भरे लहजे में कहने लगी, आज तो आपकी छुट्टी है ना? जवाब में रामस्वरूप जी कहते हैं, हाँ क्यों? डॉक्टर को दिखाने को जाना है तो कहो, डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर आता हूँ ताकि तबीयत में सुधार हो। ऐसे में रुक्मणी देवी धीरे से कहती है, कुछ नहीं, यूं ही पूछ रही हूँ, अगर छुट्टी हो तो। कहते हुए रुक्मणी देवी बात को पूरी किए बिना ही चुप हो गई। जवाब में रामस्वरूप जी कहने लगे, हाँ छुट्टी तो है, कहो क्या काम है? कोई खास काम है तो कहो। रुक्मणी देवी चाय नाश्ता बनाकर अपने पति देव के सामने रखते हुए धीरे से कहने लगी, एक खास बात है जो कोई दिनों से आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु तभी रामस्वरूप जी कहने लगे, कहने की सोच रही हो तो कह डालो, आज और कल से क्या करना है? दुविधाओं भरे लहजे में रुक्मणी देवी कहने लगी, सोच रही थी कि कहीं सुनकर आपको गुस्सा ना आ जाए। तभी रामस्वरूप जी कहने लगे, ऐसी क्या बात है कि मुझे गुस्से जाएंगे? आखिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे सुलटाना भी तो है ना। रुक्मणी देवी को मन में थोड़ी साहस की उत्पन्न हुई और धीरे से कहने लगी, मैं अपनी बेटी अंजलि के विषय में बात करने जा रही हूँ। उसकी अब उम्र हो गई है। अब तक तो कोई अच्छा सा पात्र नहीं मिला कि उसकी हाथ पीले कर दे, और कब तक हम लोग उसे घर में बिठाकर रख सकते हैं? रामस्वरूप जी थोड़ी धीरज रखते हुए कहने लगे, हाँ यह बात तो तुमने ठीक ही कही है, परंतु कोई ढंग का लड़का तो मिले। लड़के तो वैसे बहुत से हैं, परंतु कोई ढंग का तो होना चाहिए ना, जिसके हाथों में अपनी बेटी को सौंप दी जाए। बातों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुक्मणी देवी कहती है,
अगर अंजलि ने खुद ही किसी लड़के को पसंद करके रखी है तो क्या आप उस पर विचार करेंगे? थोड़ी देर तक चुपचाप रहकर रामस्वरूप जी कहने लगे, ऐसी अवस्था में विचार तो की जा सकती है। लड़का अगर ठीक ठाक सा हो तो क्या ऐतराज होगा, मगर क्या पता कि वह लड़का कैसा होगा। जवाब में पत्नी रुक्मणी देवी कहने लगे, हाँ यह बात तो ठीक है, पर हमें एक बार विचार कर लेने में कोई बुराई तो नहीं है ना। देखिए, हर एक में अलग अलग खूबियाँ होती है। सभी लड़के जहाँ एक जैसे नहीं होते, वहीं सभी में कुछ अच्छे गुण तो कुछ खराब गुण भी होती है। हमें अपने बेटी के लिए सर्वगुण संपन्न लड़के की उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी अंजलि भी कहाँ सर्वगुण संपन्ना है। शांत दिमाग से अपने पत्नी की बातें सुनते हुए रामस्वरूप जी कहने लगे, तुम्हारा कहना तो ठीक है, परंतु उनमें कुछ तो अच्छा गुण होना आवश्यक है ना। तभी रुक्मणी देवी धीरे धीरे प्रकाश के विषय में सारी बातें कहने लगे, जिसे सुनकर रामस्वरूप जी अचंभित हो जाते हैं। फिर कहने लगे, आखिर अंजलि ने किसी ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी जिसका कोई बेस ही नहीं है। उसके कुछ तो बेस होने चाहिए, कम से कम एक घर या कोई एक परमानेंट नौकरी, कुछ भी तो नहीं है उस लड़के के पास। अंजलि के माँ केवल प्यार मोहब्बत के बल पर एक घर परिवार तथा संसार को बचाया नहीं जाता, उसके कुछ ठोस आमदनी का जरिया तो होना चाहिए ना। काफी देर तक चुपचाप बैठे रहने के पश्चात रुक्मणी देवी धीरे से कहने लगे, हम लोग एक काम क्यों नहीं करते। अंजलि कह रही थी कि कम से कम हम लोग उसे बुलाकर उससे कुछ बात तो करके देखें कि वह हमारे भरोसे के लायक है या नहीं। एक बार हम लोग उसे बुलाकर इस विषय में चर्चा तो कर सकते हैं कि अंजलि की बात कहाँ तक सही है या नहीं। अगर हमें जरा भी लागे कि लड़का सही है, तब तो हम लोग रिश्ता तय कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम लोग अंजलि को मना कर देंगे और उसकी शादी कहीं और जगह पर करवाने की कोशिश करेंगे। कुछ देर तक रुकते हुए तथा मन ही मन पत्नी की बातों की मंथन करते हुए रामस्वरूप जी कहने लगे, हाँ यह बात कुछ हद तक तो ठीक है। वैसे भी हमें एक सही पात्र की तलाश करने में काफी वक्त गुजर गई है और ना जाने कितने समय और गुजर जाएंगे। ऐसे परिस्थितियों में हम लोग उस लड़के को लेकर विचार कर सकते हैं, अगर ठीक ठाक हो तो। कुछ दिन और गुजर गया कि एक रोज अंजलि प्रकाश को अपने घर में बुलाती है। प्रकाश के मन में थोड़ी शंका तथा दुविधा दोनों ही होती है, लेकिन बहुत साहसी होने के कारण वह डांट कर परिस्थितियों की मुकाबला करने को अंजलि के घर में पहुंच गया, जो कि यही उसका उनके घर में पहला दिन है। तो थोड़ी बहुत तो उसके मन में शंका तथा दुविधा होना ही है। प्रकाश अंजलि के घर में पहुंचने पर उसका उचित स्वागत की गई। ऐसे में मौका देखकर जहां पर प्रकाश के बैठने की व्यवस्था की गई, उस कमरे के बाहर दरवाजे के पास आकर अंजलि खड़ी हो गई ताकि उन सब के बीच की गई बातचीत को सुन सके। इधर रामस्वरूप जी ने अपने होने वाले दामाद जी के तरह तरह से इंटरव्यू लेने का प्रयास करने लगे ताकि प्रकाश को उनके बेटी के लिए उपयुक्त लगे। प्रकाश अपने से बड़े अर्थात अंजलि के माता पिता के पैर छूकर प्रणाम करके अपने शिष्टाचारों की परिचय दिया, जो रामस्वरूप जी को अच्छा लगा, परंतु इंटरव्यू में किसी किस्म के रिलैक्सेशन देने के मूड में यह बिल्कुल नहीं है। तभी रामस्वरूप जी कहने लगे, प्रकाश आप अपने बारे में बताओ ताकि मुझे ऐसे लगे कि आप एक काबिल लड़का हो। जवाब में प्रकाश कहने लगा, मैं भला अपने बारे में क्या बताऊं। अपने बारे में बताने को तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो भी कुछ है अंजलि ने आपको बता दिया होगा। परंतु रामस्वरूप जी कहाँ मानने वाले हैं। यह कहने लगे, मेरी बेटी ने जो कहा सो अलग बात है, परंतु हम लोग आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहते हैं ताकि मुझे यह लगे कि अंजलि ने जो कहा वह सारा सच है, बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही है। अक्सर कोई अपने चहेते के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। प्रकाश बिना कुछ संकोच के कहने लगा, मेरे पिता सदानंद जी आपसे कुछ ज्यादा ही उम्र के होंगे और माताजी भी लगभग उसी उम्र के हैं। दोनों अब भी जीवित है और इसी शहर में अपने मकान में रहते हैं। एक छोटा सा मकान जहां मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी उनके साथ रहती है।
मकान छोटा होने के कारण मैं अलग से किराए के कमरे में रहता हूँ, जहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब तक छोटे भाई की शादी ना हुई थी तब तक मैं उन्हीं के साथ रहता था, मगर जगह कम पड़ जाने के कारण मैं उनके साथ नहीं रह सकता। हमारी एक छोटी बहन है माधुरी, हम लोग उसे पहले ही शादी करवाकर उसके ससुराल में भेज दिया, जहाँ वह राजी खुशी रह रही है। रहा बात मेरा, मैं कोई कंपनी के मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे में मुझे बहुत से शहरों में जाना पड़ता है। उनका एक निश्चित टारगेट होती है, टारगेट पूरी होने पर अच्छा तनख्वाह मिल जाती है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।